हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो खूनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खूनी नाइट क्लब पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम शिवम है और वह देहरादून के रहने वाले हैं। तो अब मैं आपको ये कहानी शिवम जी के नज़रिए से सुनाने वाला हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ये एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इतने सालों तक ट्रक चलाने के कारण मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव भी हो गया है। हम ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी आसान नहीं होती, बहुत सी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग थामना नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी होती है जिसे हमें निभाना पड़ता है, और यही हमारी रोज़ी रोटी होती है, जिसकी वजह से ही हमारे घर का चूल्हा अच्छे से जलता है। दोस्तों, हर इंसान का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है जिसे पाने के लिए वह काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है कि हमें उस सपने को भूल जाना पड़ता है और फिर अपनी ज़िंदगी को एक अलग पटरी पर लाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, मेरा भी एक सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं, अच्छे पैसे कमाऊं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, और मेरे पिताजी का भी यही सपना था कि हम दोनों भाई पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी जिनूं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे जो पापा थे वह भी एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन फिर एक दिन एक सड़क हादसे में वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस वक्त हम पर जैसे पूरा पहाड़ टूट पड़ा था। पापा के ट्रक चलाने से ही हमारे घर का गुजारा चलता था। मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है और मेरी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। वो ज़्यादातर बीमार रहती हैं। पापा के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गईं। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। छोटे भाई की पढ़ाई और माँ की दवाइयों का खर्चा अब किसी भी तरह मुझे ही चलाना था। अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर चलाने के लिए यह निर्णय मुझे लेना पड़ा। पहले 2 साल मैंने खलासी का काम किया, जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से हमारे घर का गुजारा चलता था। वो पैसे ज़्यादा तो नहीं होते थे कि एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सके, लेकिन हाँ, इतना कमा लेता था कि रोटी का गुजारा हो जाता था। खैर, उसके बाद मैंने ट्रक चलाना सीख लिया और अब मुझे ट्रक चलाते हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज मेरे घर का गुजारा अच्छे से चलता है। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में दिन रात का कोई नियम नहीं होता। हमें जब भी ऑर्डर मिलता है, हम माल डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किए हैं। हर हालात में अपने ट्रक की स्टीयरिंग को संभाला है, लेकिन एक सफ़र ऐसा था जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो रात इतनी भयानक हो सकती थी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है, और फिर जो मेरी हालत होती है वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता।
डर के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उसी मनहूस रात की आपबीती सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, यह जो हादसा मेरे साथ हुआ था, यह आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। तब मुझे एक माल की डिलीवरी करने जाना था और इस बार मुझे एक गांव के गोदाम में अपना माल पहुंचाना था। वो जो गांव था उस शहर से काफ़ी दूर पड़ता था। लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र मुझे करना था। अब आज से पहले मैं कभी भी उस तरफ नहीं गया था। ऐसा पहली बार था कि मैं उस दिशा में जाने वाला था। दोस्तों, मेरे साथ उस वक्त कोई खलासी भी नहीं था। मैं ज़्यादातर अकेले ही सफ़र करता था। कई जगहों पर खलासी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अकेले ही सफ़र करना अच्छा लगता है। ट्रक में रेडियो ऑन करके गानों का लुत्फ़ उठाओ और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, यही मेरी सोच थी। खैर, उस गांव की तरफ निकलने से पहले मैं अपने ट्रक में माल को लोड करवाता हूँ और फिर अपने दिन का खाना खाता हूँ। हाँ दोस्तों, इस बार माल लोड करते करते दिन के 2 बजे बज गए थे, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा लेट हो गया था। इससे पहले मैंने शहर की ही एक जगह पर माल डिलीवर किया था, तो उसी वजह से मुझे देर हो गई। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, हम ट्रक ड्राइवर्स का कोई पक्का वक्त नहीं होता। जब ऑर्डर मिलता है तो हमें बस माल डिलीवर करने के लिए निकलना पड़ता है। दिन के 2 बजे तक माल अच्छे से लोड हो जाता है। उसके बाद मैं ट्रक के कागज़ों का काम ख़त्म करके माल डिलीवर करने के लिए ट्रक में चढ़ जाता हूँ। दोस्तों, लगभग शाम के 4 बजे मैं अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता हूँ। लेकिन शायद मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज मैं जिस शेड में जिस दिशा में जा रहा हूँ, उस तरफ मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, कुछ देर सफ़र करने के बाद मैं शहर की सीमा पार कर देता हूँ। सच कहूँ तो उस दिन मुझे सफ़र करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने ट्रक में रेडियो ऑन किया था और गानों का मज़ा ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा हो। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरे ट्रक की हेडलाइट्स में कई दिनों से कुछ दिक्कत आ रही है। रात के वक्त तो कई जगहों पर उनकी रोशनी बहुत कम हो जाती थी, जिससे मुझे आगे का रास्ता देखने में बड़ी परेशानी होती थी। और फिर मैं सोचता हूँ, आज तो मुझे एक गांव के गोदाम तक माल लेकर जाना है। ना जाने रास्ता कैसा होगा, और अगर इन हेडलाइट्स ने बीच रास्ते में धोखा दे दिया तो फिर मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तो रोशनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही रात होगी फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं पहले किसी मैकेनिक को ढूंढने की सोचता हूँ जो मेरी इस परेशानी को दूर कर सके। कुछ देर और चलने के बाद मुझे एक वर्कशॉप दिखती है। उसे देखकर मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जगती है कि शायद यहाँ मुझे कुछ मदद मिल जाए। मैं अपना ट्रक उस वर्कशॉप की तरफ मोड़ देता हूँ और मेरा अंदाज़ा सही निकलता है। वहाँ मुझे एक मैकेनिक मिलता है जो मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की दिक्कत को ठीक कर देता है। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मैं फिर से अपने सफ़र की ओर निकल पड़ता हूँ। लेकिन इस बार मेरे दिल में एक सुकून होता है कि चलो, आज तो इस हेडलाइट्स वाली समस्या से जान छूटी। हर रोज़ इसकी टेंशन लगी रहती थी कि कहीं यह बीच रास्ते में धोखा ना दे दे। खैर, इस बात को सोचने के बाद मैं लगातार अपनी मंजिल पर एक आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद अब शाम हो जाती है। मेरी सोच बस यही थी कि जितना जल्दी हो सके उस गांव तक पहुंचा जाए। लेकिन वो गांव अभी काफ़ी दूर था, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी रात होने वाली थी। कुछ देर और आगे चलने के बाद अब रात हो जाती है। इतनी देर सवार करने के बाद अब मुझे काफ़ी भूख भी लगी थी। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पहले अपनी भूख को शांत किया जाए। वैसे भी जिस गांव की तरफ मैं जा रहा हूँ, उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर तो कोई ढाबा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो जब तक मैं इस हाईवे पर हूँ तो किसी अच्छे से ढाबे पर जाकर क्यों ना खाना खा लिया जाए। मैं अब पूरी तरह से खाना खाने का मन बना चुका था, क्योंकि मुझे अब काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी और बिना खाना खाए
तो ट्रक चलाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और सफ़र के दौरान मैं ट्रक में कुछ ना कुछ खाता ही रहता हूं। लेकिन आज मैं जब से माल लेकर शहर से निकला हूं, तब से अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं था। हाँ, निकलने से पहले मैंने खाना खाया था, लेकिन अब रात के 8 बजे बजने को आए थे तो तभी मुझे भूख भी लगी हुई थी। खैर, थोड़ा और आगे की तरफ अपने ट्रक को बढ़ाने के बाद मुझे एक ढाबा नज़र आता है। ढाबे को देखकर मेरी भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस ढाबे को देखकर मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की तरफ ले जाता हूँ और फिर अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में लगा देता हूँ। उसके बाद मैं ट्रक से उतरकर उस ढाबे में चला जाता हूँ। मेरे अलावा उस ढाबे में और भी लोग मुझे खाना खाते नज़र आते हैं। उनमें से बहुत से लोग मेरी ही तरह ट्रक ड्राइवर थे और कुछ लोग शायद यात्री थे। खैर, उसके बाद मैं भी खाने का आर्डर दे देता हूँ और फिर कुछ ही देर में खाना भी आ जाता है। खाना सच में काफ़ी स्वादिष्ट था। अब वो मुझे भूख के कारण वैसा लग रहा था या फिर कुछ और कारण था, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे खाना काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। खैर, अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी एक आदमी मेरे पास आ जाता है और फिर मुझसे पूछता है कि उस्ताद जी, आप किधर जा रहे हो? उसकी बात सुनकर पहले तो मैं सोचता हूँ कि यह ज़रूर कोई ढाबे पर काम करने वाला होगा, लेकिन फिर उसकी बात का जवाब देते हुए मैं उसे अपनी मंजिल के बारे में बताता हूँ। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है कि उस्ताद जी, दरअसल मेरा पर्स कहीं गिर गया है, उसमें कुछ पैसे थे, अब तो वह भी चले गए। मैं अपने घर को जा रहा था, लेकिन किराया न होने के कारण मुझे गाड़ी वाले ने यहीं बीच रास्ते में उतार दिया है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। घर में मेरी बीवी और बच्चे मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। आप अगर मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मैंने काफ़ी लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। मैं काफ़ी देर से पैदल चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद मैं थक चुका हूँ। अगर आप मुझे लिफ्ट देते तो आपका बहुत उपकार होगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे उस पर रहम आ जाता है और फिर मैं उससे कहता हूँ, ये तो काफ़ी गलत हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आपको जहाँ तक जाना है आप मेरे साथ चल सकते हो। मेरी बात सुनकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, खाना खाओगे? तो मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, नहीं उस्ताद जी, आप मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ दो, उतना ही काफ़ी है। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। सबसे पहले तो मैं उसे उस ढाबे पर खाना खिलाता हूँ, हालांकि वो मुझे मना भी कर रहा था कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन उसकी हालत उसके बारे में मुझे साफ साफ बता रही थी कि वह काफ़ी देर से भूखा भी है। खैर, खाना खाने के बाद वो आदमी और मैं हम दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं और फिर मैं अपने ट्रक को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। ट्रक में चढ़ने के बाद वो आदमी काफ़ी देर तक शांत बैठा रहता है, लेकिन फिर मैं ही उस आदमी से पूछता हूँ, क्या बात हो गई, आप इतने खामोश क्यों बैठे हो? तो मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, कुछ नहीं उस्ताद जी, ये तो शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गए। अगर आज आप मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट ना देते तो शायद आज की रात मुझे इस सड़क के किनारे कहीं बितानी पड़ती। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी मदद मैं ना करता तो कोई और कर देता। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, उस्ताद जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान आपकी रक्षा हमेशा करें। उस आदमी की बात करूं तो वह आदमी आधे उम्र का था और उसकी आंखों में आंसू थे। देखने में भी वह आदमी गरीब लग रहा था। खैर, उसके बाद मैं उस आदमी से पूछता हूँ, बाबा आपको कहाँ तक जाना है? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, बस वहीं तक जाना है। मुझे भी उसी तरफ से निकलना था तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी।
उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है, आप अपने ट्रक को लेकर कहीं जा रहे हो? तो मैं उस आदमी को उस गांव का नाम बता देता हूँ और फिर उससे कहता हूँ, बाबा आप तो इसी तरफ के हो, आप तो उस गांव को जानते होंगे क्या? आप मुझे बता सकते हो कि अभी मुझे कितना समय और लगेगा वहाँ पहुँचने में? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, हाँ मैं उस गांव को जानता हूँ, वहाँ पहुँचने में आपको अभी लगभग 2 घंटे का सफ़र और करना पड़ेगा। अब जब वो आदमी मुझसे ये बात करता है तो मैं उससे पूछता हूँ, तो फिर तो अभी वो गांव काफ़ी दूर है, क्या वहाँ पहुँचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है जहाँ थोड़ी जल्दी पहुँच जाए? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो उस्ताद जी रास्ता तो है, लेकिन मैं आपको उस रास्ते के बारे में नहीं बताऊंगा। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप क्यों उस रास्ते का पता मुझे नहीं बता रहे? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो उस्ताद जी, आप एक अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़ो। उस आदमी की यह बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर मैं उससे पूछता हूँ, किस तरह का खतरा? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो कभी कभी शॉर्टकट लेने से अच्छा होता है कि लंबे रास्ते जाया जाए, इसी में सबकी भलाई है। वो रास्ता शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन वहाँ कई लोगों के साथ हादसे हुए हैं। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, कैसे हादसे? तो मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, आप जैसी ही बहुत से ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। कहते हैं कि वह रास्ता साबित है। हाँ, दिन के लिए तो वह रास्ता ठीक है, लेकिन रात के वक्त उस रास्ते पर जाना मौत को दावत देने बराबर है। मैंने भी बहुत लोगों से उस रास्ते के बारे में सुना है, तभी मैं आपको उस रास्ते से ना जाने की हिदायत दे रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, बाबा आप भी यह कैसी बातें कर रहे हो? इस ज़माने में ऐसे कुछ नहीं होता और ये सब बातें अफवाहें हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। अगर वहाँ जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है तो ये रास्ता दूरी को कम करने के लिए ही बनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी ना जाने किन लोगों की बातों में आ गए हो। खैर, उस बात को छोड़ो और मुझे उस रास्ते का पता बता दो बाबा, क्योंकि वैसे भी मुझे काफ़ी देर हो गई है। अगर मैं वह रास्ता लूँगा तो जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, तो ये बातें मेरे लिए किसी अफवाह से कम नहीं थी, क्योंकि बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ ऐसी बातें मशहूर होती हैं और यह रास्ता भी उन्हीं में से था। ऐसी मेरी सोच थी। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, देखो उस्ताद जी, उस रास्ते की ज़िद ना करो, मेरी बात मानो तो जिस रास्ते से जा रहे हो उसी पर जाओ, उसी में आपकी भलाई है। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, देखो बाबा, जिस तरीके से मैंने आपकी मदद की है उसी तरीके से आप मुझे उस रास्ते का पता बताकर मेरी मदद करो। मेरी काफ़ी ज़िद करने पर वह आदमी मजबूर हो जाता है और फिर मुझसे कहता है, आप बहुत ज़िद्दी हो, मैंने गलती कर दी उस रास्ते की बात करके। काश मैंने आपको उस रास्ते के बारे में बताया ही ना होता। उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है, ठीक है, मैं आपको उस रास्ते के बारे में बताता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुँचना चाहते हो तो उस रास्ते से मत जाना, इसी में आपकी भलाई है। आपने मेरी मदद की है, तभी मैं आपसे यह बात कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी खतरे में पड़ो। उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, उसकी फिक्र आप मत करो बाबा, बल्कि आप मेरी मदद ही करोगे उस रास्ते को बताकर। उसके बाद मैं उस आदमी से यह भी कहता हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। यह बात मैंने उस आदमी से इसलिए कही ताकि वह पूरी तरह से बेफिक्र हो जाए और मुझे वह रास्ता बता दे, क्योंकि अगर मैं उससे यह बात नहीं कहता तो शायद वह मुझे रास्ता ना बताता। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, ठीक है, मुझे आप पर यकीन है उस्ताद जी कि आप वहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर आपको कभी उधर से जाना भी हो तो जब कभी दिन को माल लेकर आओ तो वहाँ से जा सकते हो, क्योंकि दिन को वहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं है।
खैर, उसके बाद वो आदमी मुझसे कहता है जहाँ मैं उतरूँगा वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो रास्ता है। वो रास्ता शॉर्टकट है और जंगल से होता हुआ गुजरता है। वो रास्ता सीधा आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है कि रात को वहाँ से मत जाना, यह रास्ता मैंने आपको तभी बताया है कि जब कभी आप दिन के वक्त आओ तो वहाँ से जा सकते हो। गलती से भी रात के वक्त वहाँ से मत जाना। उसके बाद मैं उस आदमी से कहता हूँ, कोई बात नहीं बाबा, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाओ। खैर, थोड़ी देर बाद उस आदमी की मंजिल आ जाती है, मतलब कि जहाँ उस आदमी को उतरना था। वो आदमी मेरे ट्रक से उतर जाता है और हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ मुझसे कहता है, आज अगर आप मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट ना देते तो शायद आज मैं अपने घर ना पहुंच पाता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, कोई बात नहीं बाबा, आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है। उसके बाद वो आदमी मुझे फिर से उस रास्ते से न जाने की चेतावनी देता है। उसकी बात सुनकर मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, आप आराम से अपने घर चले जाइए। खैर, उस आदमी के जाने के बाद मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ा लेता हूँ। लेकिन ट्रक चलाते चलाते मैं सोचता हूँ आज भी ऐसी बातें गाँवों में मशहूर होती हैं। उसके बाद मैं इस बात पर हंस देता हूँ कि आज के वक्त में भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। खैर, थोड़ा और आगे जाने पर मुझे वह रास्ता दिखाई देता है जो शॉर्टकट था। मतलब कि इसी रास्ते के बारे में उस आदमी ने मुझसे कहा था और मुझे चेतावनी भी दी थी कि वहाँ से ना जाने की। रास्ते को देखकर पहले तो मैं अपने ट्रक को रोक लेता हूँ और फिर उस रास्ते की तरफ देखता हूँ। रास्ता सच में जंगल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। उस रास्ते को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ, क्या करूँ, इस रास्ते से जाऊँ या नहीं, क्योंकि यह रास्ता मेरे लिए अनजान था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में कितना वक्त लेगा। उसके बाद मैं यह भी सोचता हूँ कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब कि कभी कभी शॉर्टकट रास्तों पर बहुत सी रुकावटें आती हैं, जैसे कि कभी रास्ता बहुत ख़राब मिल जाता है वगैरह वगैरह। खैर, उसके बाद मैं सोचता हूँ दिन को तो इस तरफ से काफ़ी गाड़ियाँ जाती होंगी, जैसा कि उस आदमी ने कहा था, तो इस रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज तो मैंने अपने ट्रक की हेडलाइट्स का काम भी करवा लिया है, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद मैं उस रास्ते से जाने का फ़ैसला ले लेता हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जाने वाला था वो तो अभी काफ़ी लंबा था और वहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँचने में मुझे बहुत वक्त लगने वाला था। और यह जो शॉर्टकट रास्ता है ये मुझे जल्दी मेरी मंजिल तक पहुँचा देगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता, तो इस बात का डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। खैर, थोड़ा सोचने के बाद मैं अपने ट्रक को उस रास्ते पर ले जाता हूँ और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता हूँ। लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मंजिल आने से पहले मुझे किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जो मेरे साथ होने वाला था उस बात से मैं बिल्कुल अनजान था। खैर, अब उस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद मैं देखता हूँ कि वो पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान लग रहा था। मेरे ट्रक के अलावा दूसरी कोई भी गाड़ी मुझे उस सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरा पूरी तरह से पसर चुका था और दूर दूर तक फैला हुआ था। मुझे बस उतना ही दिखाई दे रहा था जितना मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी मुझे दिखा रही थी। दोस्तों, सच कहूँ तो पूरा माहौल काफ़ी डरावना लग रहा था। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद मेरा दिल थोड़ा बेचैन होने लगता है और फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जिस वक्त मैं बेचैन हो रहा था उस वक्त मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से अपने ट्रक को चला रहा था। सड़क के दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल था। उस जंगल को देखकर मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं इस जंगल में लुटेरे छुपे ना हो जो मौका देखकर मुझ पर हमला कर दें। क्योंकि जिस आदमी को मैंने लिफ्ट दी थी उसने मुझसे कहा था कि मेरी तरह बहुत से ट्रक ड्राइवर इस रास्ते का शिकार हुए हैं।
शायद इस रास्ते पर लुटेरे ही होंगे जो उन हादसों को अंजाम देते हैं जो उस आदमी ने मुझसे कहे थे। लुटेरे लूट कर अपना काम कर देते होंगे और नाम भूत का लगा देते होंगे, तभी तो रात के वक्त यहाँ से कोई नहीं आता। दोस्तों, सच कहूँ तो उस वक्त मेरे अंदर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी अपना ट्रक वापस ले लूं, लेकिन सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि मैं अपना ट्रक आसानी से मोड़ पाऊं। अब मैं फैसला कर चुका था कि अब जो हो जाए मुझे इसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। खैर, कुछ देर और चलने के बाद मैं एक पुल पर पहुंच जाता हूं। हाँ दोस्तों, एक पुल पर जो कि एक नदी के ऊपर बना था। उस पुल के नीचे एक नदी बह रही थी और वह नदी देखने में काफ़ी गहरी लग रही थी। खैर, उस पुल को देखने के बाद मैं अपने ट्रक को उस पुल पर चला लेता हूँ, क्योंकि उसी पुल को पार करने के बाद मैं सड़क के दूसरी ओर पहुँचूँगा। खैर, अब जैसे ही मैं अपना ट्रक उस पुल पर चढ़ा लेता हूँ कि तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं अपने ट्रक को धीमा कर देने लगता हूँ। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्या देख लिया जो मैंने अपना ट्रक धीमा कर दिया और मुझे अजीब भी लगा। तो आपको बताता चलूं कि मैं देखता हूं कि एक औरत काफ़ी तेज़ी से मेरे ट्रक की तरफ दौड़ती आ रही है और उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। उस लड़के की उम्र यही कोई 10 साल की होगी। वो लड़का भी उस औरत के पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब जब मैं उन दोनों को सड़क के बीचों बीच अपने ट्रक की तरफ दौड़ता देखता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी ट्रक की स्पीड को थोड़ा कम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये औरत और यह बच्चा मेरे ट्रक के नीचे ना आ जाए। बहुत से जगहों पर लोग आत्महत्या करने के लिए ट्रक के आगे कूद जाते हैं और मुझे उस औरत को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। अब जब वो औरत मेरे ट्रक के और ज़्यादा करीब आ जाती है तो मैं जल्दी से ट्रक को ब्रेक मार लेता हूँ और फिर ट्रक को रोक लेता हूँ। मेरा ट्रक रुकते ही वो औरत थोड़ा साइड जाकर उस पुल से नीचे की तरफ कूद जाती है। अब जब ऐसा होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और सच कहूँ तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वो औरत सच में आत्महत्या करने ही आई थी। शायद पहले उसका प्लान मेरे ट्रक के नीचे आने का था, लेकिन जब उसने ट्रक को रुकता देखा तो उसने पुल से नीचे की तरफ छलांग मार दी। दोस्तों, वो सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब जब वह औरत उस पुल से नदी में कूदती है तो उसके साथ में जो लड़का था वो उस पुल के पास खड़ा होकर काफ़ी जोरों से रो रहा था। उसको रोता देखकर सबसे पहले तो मैं ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ और फिर मैं जल्दी से उस बच्चे के पास चला जाता हूँ। वो बच्चा काफ़ी ज़ोरों से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उसके लिए काफ़ी दुख हो रहा था। उसके बाद मैं जल्दी से उस पुल से नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह औरत अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए नदी में डूब रही थी। अब जब मैं उस औरत को उस नदी में डूबता देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता और उसे बचाने के लिए मैं भी उस पुल से नीचे की तरफ उस नदी में कूद जाता हूँ। दोस्तों, मुझे तैरना आता था तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। खैर, अब जैसे ही मैं नदी में पहुंचा तो मैं उस औरत को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता रहता हूं। नदी का बहाव काफ़ी तेज था और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि अगर कुछ देर तक और उस पानी में रहा जाए तो खून जम जाएगा। मैंने उस औरत को उस पानी में काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देखने के बाद भी जब मुझे वो औरत नज़र नहीं आती तो मैं पानी से बाहर निकलने का फ़ैसला करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि ज़रूर वो औरत इस पानी में डूब गई होगी, क्योंकि अगर वह औरत डूबी ना होती तो मुझे कहीं ना कहीं दिखेगी। शायद पानी का बहाव उसे इतनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा कर ले चुका था, और यह भी हो सकता है कि पानी के इतने ज़्यादा ठंडे होने के कारण वो बेहोश हो गई हो और फिर डूब गई हो। इसी बात को सोचकर मैं किनारे की तरफ आ जाता हूँ, लेकिन किनारे पर पहुंचकर जो मैं देखता हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों,
अब आपके मन में भी यही बात आ रही होगी कि अब मैंने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर मैं हैरान था। तो आपको बताता चलूं कि जैसे ही मैं उस नदी के किनारे पर पहुंचता हूं, तो मैं देखता हूं कि एक बड़े से पत्थर पर एक औरत बैठी हुई है और उसके कपड़े और बाल भीगे हुए नजर आ रहे थे। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अब जब मैं उस औरत को उस तरीके से उस पत्थर पर बैठा देखता हूं तो मुझे काफ़ी अजीब लगता है। और सच कहूं तो पहली नज़र में उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। खैर, उसकी वेशभूषा को देखकर मुझे यह वही औरत लग रही थी जो उस पुल से इस नदी में कूदी थी। अब जब मैं उस औरत को उस पत्थर पर बैठा देखता हूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर उसे तैरना आता था तो वो क्यों इस नदी में कूदी। और मैंने उस औरत को पानी में ढूंढते वक्त काफ़ी आवाज़ें भी लगाई थी, लेकिन मेरी आवाज़ों का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब यह इतनी चैन से पत्थर पर बैठी हुई है। उसके बाद मैं उस औरत के करीब जाता हूँ और उससे कहता हूँ, अरे मैडम, तुम पागल हो क्या? आखिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल तो करो। वह बेचारा काफ़ी ज़ोरों से उस पुल पर रो रहा है। अगर तुम्हें तैरना आता था तो तुम क्यों इस नदी में कूदी? तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अपने पूरे कपड़े भिगा दिए। कम से कम तुम मुझे आवाज़ तो लगा ही सकती थी कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा परिवार कहाँ है? और तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे और परिवार का सोचो। उसके बाद मैं उसे यह भी कहता हूँ, तुम सच में पागल हो क्या, जो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे काफ़ी बोलने पर भी वो औरत बिल्कुल चुपचाप वैसी ही उस पत्थर पर बैठी रहती है। अब जब वो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं देती तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके चक्कर में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद मैं उस औरत के थोड़ा और करीब जाता हूँ और अपना हाथ उसके कंधे पर डालकर उससे कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? अब जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा ही था कि अचानक उस औरत से मुझे एक गुर्राने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही मैं उस गुर्राने की आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं एकदम से अपना हाथ उसके कंधे से हटा देता हूँ और फिर थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता हूँ। दोस्तों, उसको गुर्राता देखकर मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और मैं डर के मारे उसे कहता हूँ कि कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर वो और भी ज़्यादा गुर्राने लगती है और अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ करती है। अब जैसे ही वह औरत अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ करती है तो मैं देखता हूँ कि उसके चेहरे को ढकने वाले बाल इस साइड हो जाते हैं और फिर मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है। अब जैसे ही मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद नज़र आती हैं, बिना किसी पुतलियों के। अब जैसे मैंने उसकी आंखें देखनी ही थी कि अब मुझे पोस्टनेते पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यह औरत कोई आम इंसान नहीं हो सकती। यह ज़रूर कोई चुड़ैल है और अब मेरा यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन है। उस औरत को गुर्राता देख और उसकी आंखों को देखकर मेरी उस वक्त जो हालत थी वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मेरा दिल इतने ज़ोरों से धड़क रहा था कि मानो अभी डर के कारण अंदर ही फट जाएगा। उस नज़ारे को देखकर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि कुछ देर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे देखकर मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि ऐसी बलाएं भी इस दुनिया में हो सकती हैं। खैर, अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ धकेल कर मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद मेरी कोशिश किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि मैं जितनी भी भागने की कोशिश कर रहा था मैं बार बार गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य ताकत ने मेरे पैरों को जकड़ कर रखा हो। मैं काफ़ी ज़ोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर तभी मुझे हनुमान जी की याद आती है और मैं हनुमान जी का नाम ज़ोरों से जपने लगता हूँ। मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती थी, लेकिन हनुमान जी का नाम लगातार जपने की वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी बंधन से छूट रहा हूँ।
मतलब कि अब मुझे अपने पैरों पर कोई अदृश्य ताकत महसूस नहीं हो रही थी। हनुमान जी का नाम लेते लेते मैं वहाँ से भागने लगता हूँ। तभी भागते भागते मुझे एक रास्ता नज़र आता है जो उस नदी से ऊपर की तरफ जाता था, मतलब उस पुल की तरफ जहाँ मेरा ट्रक खड़ा था। मैं वक्त बर्बाद ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके उस रास्ते पर ऊपर की तरफ भागने लगता हूँ। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ भाग रहा था, मेरे पीछे काफ़ी अजीब और गरीब आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं। कभी मुझे उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी उस बच्चे के रोने की। लेकिन इन सब बातों को अनसुना करता हुआ मैं उस रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऊपर उस पुल पर पहुंच जाता हूं और फिर जितनी जल्दी हो सके अपने ट्रक में चढ़ जाता हूं। उस पुल पर अब मुझे वह लड़का भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले रो रहा था। एक बात तो थी कि हनुमान जी का नाम जपने के कारण मैं सही सलामत अपने ट्रक तक पहुंच चुका था। अब मैं बिल्कुल भी देरी न करते हुए हनुमान जी का नाम लेकर ट्रक को स्टार्ट करता हूं और ट्रक आसानी से स्टार्ट भी हो जाता है। उसके बाद मैं काफ़ी तेज़ी से वहां से निकल जाता हूं। ट्रक को काफ़ी तेज़ी से वहां से निकालकर मैं अपने अंदर बस यही सोच रहा था कि उस आदमी की बात बिल्कुल सही थी। जिस आदमी को मैंने लिफ्ट दी थी, यह रास्ता सच में शापित है। काश मैंने उस आदमी की बात मान ली होती तो आज मेरे साथ यह ना होता जो अब हो रहा है। मैं उस वक्त डर के कारण रो भी रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि आखिर क्यों मैंने यह शॉर्टकट लिया। दोस्तों, वहाँ से थोड़ी दूर और आगे आने के बाद मुझे फिर से एक औरत दिखाई देती है। वो औरत मुझसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन इस बार मैं बिना ब्रेक लगाए आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह सब छलावा है। मुझे कहीं भी अब ट्रक नहीं रोकना। अब जब मैंने उस औरत को लिफ्ट नहीं दी तो एक तेज़ चीख मुझे सुनाई देती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल उस चीख से गूंज उठा था। उस चीख को सुनकर मैं ट्रक के अंदर कांप रहा था। मैं बस भगवान का नाम ले रहा था, हे भगवान, आज किसी तरीके से मुझे जिंदा उस गांव तक पहुंचा दे। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी भी शॉर्टकट का लालच नहीं करूंगा। दोस्तों, वो औरत काफ़ी बार मेरे रास्ते में आई। उसके साथ वो लड़का भी मुझे दिखाई देता था और उन दोनों का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। काफ़ी भयानक दिख रहे थे दोनों। लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था और फिर किसी तरह से मैं उस गांव तक पहुंच जाता हूं जहां मुझे वह माल डिलीवर करना था। गांव में पहुंचने के बाद मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज अगर वह मेरी मदद ना करते तो शायद मैं ज़िंदा ना होता। खैर, वो पूरी रात मैंने उसी ट्रक के अंदर ही काटी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गांव पहुंचकर मैं ट्रक से बाहर आता। डर ने मानो मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। भूत प्रेत को ना मानने वाला इंसान आज डर के कारण कांप रहा था। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले माल को डिलीवर किया और फिर जितना जल्दी हो सके उस गांव से निकल गया। दोस्तों, आज इस बात को 15 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने से बड़े की बात को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि वह जो भी बोलेंगे हमारे भले के लिए ही बोलेंगे। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और उनका अनुभव भी हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है। काश मैंने भी उस आदमी की बात मानी होती तो शायद वो हादसा मेरे साथ ना होता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।